गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। तो इसमें हमारा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन आता है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में ओनली 5 ऑर्गेनाइजेशंस को ही डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे एंड देन उससे रिलेटेड एमसीक्यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे और एक और इसका पार्ट थर्ड वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इन सारे इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड असर्शन और रीजंस के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सारे वीडियोस में बने रहिएगा। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क क्या होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और नेटवर्क, जिसका मेन काम होता है अलग अलग देशों और संगठनों के बीच सूचना को आदान प्रदान करना, जिससे कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूचना को आदान प्रदान करते हैं तो हम लोग एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है INIS, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि IAEA के द्वारा बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि 1970 में इन्होंने क्या किया था, INIS को स्थापित किया था, जिसका काम है ओनली परमाणु विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे सूचना को संग्रह करना, उसका प्रसार करना, देन उसके उपयोग को बढ़ावा देना। INIS के बारे में बात करें तो इसका स्थापना हुआ है 1970 में। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया, जिसमें 130 से अधिक सदस्य हैं और 124 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। इसका मेन उद्देश्य परमाणु ऊर्जा, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और पर्यावरण मुद्दों से रिलेटेड वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी को एकत्र करना, यूजर्स के लिए जैसे साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर हो गए, उनके शोध पत्र, रिपोर्ट और अन्य इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान, सूचना को संग्रह करना, इंटरनेशनल लेवल पर सूचना को आदान प्रदान करना ही INIS का काम है। इसमें अगर हम लोग इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन के कलेक्शन का काम करता है, डाटाबेस को मैनेज करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन को प्रसार करने का काम करता है, जो कि साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, इन लोग को फ्री में ऑनलाइन एक्सेस प्रदान करता है इनके साइट का, ताकि वो लोग अच्छे से डिटेल वाइज अपना पढ़ाई कर सके, शोध कर सके। नॉन कन्वेंशनल लिटरेचर, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको पब्लिश नहीं किया जाता है, जो थीसिस वगैरह होते हैं, तो उनको डिजिटली अवेलेबल करवाना और उनका फ्री एक्सेस देना ही ये सारा काम INIS का फंक्शन होता है। INIS आपका IAEA के द्वारा चलाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसमें बहुत सारे देशेस का संग्रह होता है और ये सारे देश मिलके अपना डाटाबेस एक जगह पे एकत्रित करते हैं। और ये जो होता है IAEA इंटरनेशनल लेवल पे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब INIS में एक और टॉपिक आता है फ्रेंडली इनपुटिंग ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है फीवर। देखिए, ये एक टाइप का स्पेशलाइज्ड टूल होता है जो कि सिंप्लीफाई करता है INIS डाटाबेस में बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को अपलोड करना एंड देन स्टडी करने का। इसका मेन काम ये होता है कि ये बिब्लियोग्राफिक डाटा को इफ़िशिएंटली और एकदम एक्यूरेट, बहुत ही कम माइनर प्रॉब्लम्स, एरर्स के द्वारा क्या करता है, एडिट करके अच्छे से अपलोड करता है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाता है कि रिसर्चर, साइंटिस्ट आराम से इसमें कैटलॉग के जरिए सर्च करके अपना उनको जो पढ़ाई करना है, जो देखना है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स वो देख सके। स्टैंडर्डाइजेशन, इसके रिकॉर्ड्स का एक स्टैंडर्ड होता है, कैटलॉगिंग का एक स्टैंडर्ड होता है, जिसको INIS के द्वारा सेट किया जाता है। इसमें एंट्रीज की कंसिस्टेंसी होती है, जिसको ऑलवेज मेंटेन किया जाता है। इसमें सेवरल आप बहुत सारे डाटा को इनपुट कर सकते हैं, इसमें बहुत ही कम एरर होता है। देन आप जितनी स्पीड से इसमें पढ़ाई कर सकते हैं उतनी स्पीड से आप इसमें अपना थीसिस को अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा INIS के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि INIS का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है, तो IAEA के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। INIS डेटाबेस में किस प्रकार की सामग्री संग्रहित की जाती है, केवल पुस्तकें, केवल पत्रिकाएं, नॉन कन्वेंशनल लिटरेचर या केवल शोध पत्र। तो मैंने बताया था अभी जस्ट कि नॉन कन्वेंशनल लिटरेचर जैसे कि NCL, जो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको पब्लिश नहीं किया जाता है, उसको डिजिटल अवेलेबल करवाने का काम INIS डेटाबेस के द्वारा होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है INIS डेटाबेस किस वर्ष से मुफ्त ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है? तो किस वर्ष से उपलब्ध करवाया गया है? तो 2009 से इसको क्या किया गया है? मुफ्त ऑनलाइन अवेलेबल करवाया गया है। INIS डाटाबेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो INIS का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अनुसंधान और विकास में सहायता प्रदान करना ही क्या है? INIS डाटाबेस का मुख्य उद्देश्य है। INIS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, वीनिया, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो कहाँ पे है? वीनिया, ऑस्ट्रिया। INIS किस प्रकार के शोधकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त है? परमाणु विज्ञान प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी? तो परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। INIS डेटाबेस में कितने से अधिक रिकॉर्ड शामिल है? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन या 10 मिलियन? तो 4 मिलियन से अधिक दस्तावेज इसमें क्या है? संग्रह किए गए हैं। तो ये था हमारा INIS के बारे में। अब हम लोग सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जो है IAEA, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक इंटरनेशनल संगठन है जो कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग करने को बढ़ावा देता है और ये सुनिश्चित करता है कि सैन्य उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से इसका यूज़ कभी ना हो। और IAEA कब इस्टेब्लिश किया गया है? तो 1957 में, और ये UN के तहत किया गया है और इसका मुख्यालय वीनिया, ऑस्ट्रिया में है। IAEA में 177 से अधिक सदस्य राष्ट्र सम्मिलित हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग करना, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और वैश्विक इंटरनेशनल सिक्योरिटी में योगदान देना। IAEA का मुख्य कार्यक्रम में आता है पहले INIS, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर आता है एटम एक्सपो। ये क्या करता है? व्यवसाय से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में परमाणु का जो भी रहता है उसमें हेल्प करता है। ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम बहुत सारे, जैसे कि कैंसर हो गया, इन सारे डिजीज़ में क्या होता है कि परमाणु से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज़ का विकास किया जाता है जिससे पेशेंट क्या हो सके, आराम से जल्दी से क्योर हो सके। तो ये हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड भी क्या किया जाता है? इस चीज़ों को, परमाणु तकनीकों का विकास किया जाता है। IAEA और भारत, देखिए भारत 1957 से ही IAEA का क्या है? सदस्य है। और भारत में IAEA की मदद से बहुत सारे परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या हुए हैं? संचालित हुए हैं। और IAEA ने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, मतलब जहाँ से ये बनता है, उसका भी क्या किया जाता है? IAEA के द्वारा भारत में जहाँ भी न्यूक्लियर से रिलेटेड काम होता है उसको निरीक्षण किया जाता है ताकि टेक्नोलॉजी का सही विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ चेक किया जाता है टाइम टू टाइम। अब हम देखते हैं IAEA से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। तो न्यूयॉर्क, वीनिया, जिनेवा और पेरिस। तो इसका भी कहाँ हेडक्वार्टर होता है? वीनिया, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है IAEA का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों का विकास, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, रेडियोधर्मी कचरे का संग्रह या पर्यावरण संरक्षण। तो इसका आंसर है सेकंड, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना ही IAEA का काम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है IAEA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 50, 1957 या 1962? तो IAEA का जो स्थापना हुआ है वो आपका 1957 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है IAEA का संबंध किससे है? इफ्ला, NPT, WHO या एग्रीज? तो IAEA का ये संबंध जो है आपका NPT से है, जो कि आपके परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में हेल्प करता है। IAEA को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1990, 2000, 2005 या 2010? तो IAEA को नोबेल शांति पुरस्कार आपका 2005 में दिया गया था। तो ये था आपका IAEA। अब हम लोग थर्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, वो है एग्रीज। देखिए एग्रीज जो है मेनली वर्क करता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो कि एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन आपको देता है। एग्रीज जो है आपका इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ अपने कृषि से रिलेटेड सारे टेक्नोलॉजीज़ को क्या करती है कि जानकारी को साझा करती है। और ये एग्रीज जो है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया गया है? तो वो है FAO, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एग्रीज का जो स्थापना हुआ है वो 1974 में FAO के द्वारा हुआ है और इसका हेडक्वार्टर का है रोम, इटली। इसमें 150 से अधिक देश शामिल हैं और 400 से अधिक संसाधनों का नेटवर्क है। इसका मेन उद्देश्य कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विकास में सहायता, कृषि विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसको इंटरनेशनल लेवल पे स्टोर करना एंड देन उसका प्रसार करना।
इसका जो डाटाबेस होता है वो मल्टीलिंगुअल होता है, जिसमें कि अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अन्य भाषा भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसका जो डाटाबेस है इसमें 13 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड्स होता है, जिसमें वैज्ञानिक लेख, रिपोर्ट, पुस्तकें और ग्रे लिटरेचर, अप्रकाशित साहित्य का संग्रह होता है। एग्रीज डाटाबेस भी आपको फ्री अवेलेबल होता है, जो कि एग्रीज पोर्टल पर आप सर्च कर सकते हैं। इसमें जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है डेटा, इसमें डाटाबेस जो यूज़ होता है वो ISO 270 और XML का यूज़ होता है। इसका जो नेटवर्क होता है, जो मीन्स वो कहाँ कहाँ दिया जाता है, जैसे शोध संसाधन जहाँ पे रिसर्च होता है, पुस्तकालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, या तो कोई यूनिवर्सिटीज़ हो गई, यूनिवर्सिटी की एजेंसीज़ हो गई, वहाँ पे एग्रीज का नेटवर्क दिया जाता है, ताकि आसानी से यूज़र्स क्या कर सके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ले सकें। अब एग्रीज से रिलेटेड एक आता है एग्रोवोक। एग्रोवोक क्या है? एग्रोवोक एक डाटाबेस है जो कि मल्टीलिंगुअल क्या होता है, जिसमें मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, और इसमें कंट्रोल्ड वोकेबलरी मतलब लिमिटेड वोकेबलरी का यूज़ होता है, जिसको हमेशा मेंटेन कौन करता है? FAO, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है? आपका इंडेक्सिंग और रिट्राइवल वाला काम को मैनेज करके रखता है, फैसिलिटेट करता है। अब हम लोग एग्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एग्रीज का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है? यूनेस्को, FAO, IAE या WHO? तो हम लोग को पता है एग्रीज जो है IAE के द्वारा चलाया जाता है, सॉरी FAO के द्वारा चलाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1974 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एग्रीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा का प्रसार, कृषि अनुसंधान और सूचना का प्रसार, शिक्षा का डिजिटलीकरण या स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में सुधार? तो एग्रीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि अनुसंधान और सूचना का प्रसार। एग्रीज डेटाबेस में कितने से अधिक रिकॉर्ड है? 5 मिलियन, 10 मिलियन, 13 या 20 मिलियन? तो इसका आंसर है 13 मिलियन। अब देखिए एग्रीज थेसॉरस और पब्लिकेशन का हम कुछ विशेषता देखेंगे। ये जो है थेसॉरस संरचना जो होता है, इसमें कृषि और उससे रिलेटेड विषयों को क्या किया जाता है? हजारों शब्दों में नियंत्रित करके थेसॉरस को की संरचना की जाती है, थेसॉरस बनाया जाता है। से मल्टीलिंगुअल सपोर्ट होता है, मल्टी लैंग्वेज में आपको सारा डाटा मिलेगा, जैसे अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, ये सारा। डेटाबेस सामग्री में आप वैज्ञानिक लेख, शोध पत्र, तकनीकी रिपोर्ट, थीसिस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ओपन एक्सेस में एग्रीज पोर्टल पर आपको निःशुल्क मिलेगा। उपयोगकर्ता समूह में शोधकर्ता, छात्र, शिक्षक, नीति निर्माता, विकासशील, ये सारे देशों के आपको यहाँ पे यूजर्स मिलेंगे। अब देखिए की डिफरेंस, एक अब जो है अपडेटेड वर्जन आ गया है, जिसको बोलते हैं एग्रीज 2.0। तो एग्रीज और एग्रीज 2.0 में क्या है? ये ट्रेडिशनल बिब्लियोग्राफिक सिस्टम पे चलता है, और ये सिमेंटिक वेब बेस्ड सिस्टम पे चलता है। ये बेसिक बिब्लियोग्राफिक सर्च करता है और ये कंटेक्सचुअल सर्च करता है। इसमें आपको लिमिटेड इंटीग्रेशन मिलेगा। ये फुल्ली इंटीग्रेटेड होता है एग्रोवैक्सिज, और मतलब ये न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, और ये पुराने से बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को लेके चलता है। ये 5 दिसंबर 2013 में इस्टेब्लिश बनाया गया है, और ये आपका 1974 का बना हुआ है। तो ये था एग्रीज 2.0 ये सारा। अब हम लोग फोर्थ एजेंसी पढ़ेंगे, वो है इंस्पेक। इंस्पेक का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन सर्विस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मेनली फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है? इसका स्थापना 1969 में जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UK के द्वारा किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शोध करना, विकास को प्रोत्साहित करना, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या करना? जानकारी का संग्रह करना। इसमें आपका जो एरिया कौन कौन सा कवर होता है? तो फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें 19 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड्स हैं, 5000 से अधिक पत्रिकाएं हैं, 2500 से सम्मेलन, कार्यवाही और अन्य सामग्री शामिल है। देखिए इसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो है UK में। अब पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंस्पेक किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? IEEE, IET, यूनेस्को या FAO? तो इसको किसके द्वारा संचालित किया जाता है? वो है IET, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंस्पेक की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1949, 69, 79 या 1989? तो इंस्पेक की स्थापना 1969 में की गई है। इंस्पेक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन, स्टीनवेज या UK? तो स्टीनवेज UK में इसका क्या है? मुख्यालय है।
इंस्पेक्ट डेटाबेस में कौन सा सब्जेक्ट शामिल नहीं है? भौतिक, जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इंस्पेक्ट में जो डाटा सम्मिलित नहीं है वो है जैव प्रौद्योगिकी। इंस्पेक्ट डेटाबेस कितने से अधिक रिकॉर्ड्स रखता है? 10 मिलियन, 15 मिलियन, 19 मिलियन, 25 मिलियन। इंस्पेक्ट डेटाबेस में आपका 19 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड्स है। इंस्पेक्ट डेटाबेस की सामग्री में शामिल क्या क्या है? केवल शोध पत्र, सम्मेलन कार्यवाही और तकनीकी रिपोर्ट, केवल पुस्तकें या केवल अप्रकाशित साहित्य। तो बी आंसर इसका शोध पत्र, सम्मेलन कार्यवाही और तकनीकी रिपोर्ट्स। अब देखिए हम लोग 5th ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, IKR। ये जो है ये भी एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा बनाया गया है। इसका मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका मिशन क्या है? एग्रीकल्चर इन टेक्नोलॉजी को एडवांस करना, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंडिया में को इंश्योर करना, सस्टेनेबल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस करना, एग्रीकल्चर रिसर्च को कंडक्ट करवाना, उसको सपोर्ट करना, न्यू क्रॉप वैरायटी और टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, एग्रीकल्चर एजुकेशन में कोऑर्डिनेट करना, यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में हमारे देश के फार्मर्स को ट्रेन करना और एग्रीकल्चर नॉलेज प्रदान करना। यही सारा काम किसका है? IKR का। देखिए इसमें IKR के द्वारा बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, जिसमें कि IARI है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMFRI सेंट्रल मरीन फिशनरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कोची में है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए हैं, जैसे कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कोयम्बटूर में है, GM पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो पंतनगर में है। अब देखिए इसके की इनिशिएटिव्स में आता है एक NARES और एक KVKS। NARES का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, जो कि IKR का नेटवर्क है, जो कि क्या करता है? इंस्टीट्यूशन और स्टेट एग्रीकल्चर्स को क्या करता है? मिला के रखता है। और सेकेंड है कि कृषि विज्ञान केंद्र, ये क्या करता है? फार्मर्स को एजुकेट करने का काम करता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, IKR कब इस्टेब्लिश किया गया है? 1921, 1925, 1929 या 1935? IKR आपका 1929 में इस्टेब्लिश किया गया है। IKR किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? किस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑपरेट किया जाता है? ये BVI क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र? एग्रीकल्चर रिसर्च, एक्सटेंशन सर्विस टू फार्मर, डेवलपिंग न्यू वैरायटीज या कंडक्टिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम। कृषि विज्ञान केंद्र का क्या काम है? तो एक्सटेंशन सर्विसेज टू फार्मर्स, मतलब कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना और उनको एग्रीकल्चर टेक्निक्स में मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करने के लिए सिखाना ही कृषि विज्ञान केंद्र का काम है। Which of the following institution is not under IKR? ARI, NDRI, CSRI या CMFRI? तो देखिए इसमें जो आंसर है वो है CSRI, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। ये इंस्टीट्यूट IKR के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम भी याद रहने चाहिए। UGC में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कुछ भी पता नहीं, क्योंकि अब उसका लेवल जो है बहुत टफ कर दिया है, तो आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। देखिए अब ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जो कि हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। आई होप आप लोग को ये सारे ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी किसी को इश्यू प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये जो वीडियो अभी मैंने पढ़ाया है, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।